बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब चलें। आज थोड़ा सा काफ़ी सारी क्यूरी आ रही थी कि एग्ज़ाम सप्लीमेंट्स के ऊपर जो हैं वो क्या कहते हैं, एक वीडियो बना दें। एग्ज़ाम सप्लीमेंट जो एडिशन हुई हैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सप्लेन कर दें। तो जो स्टूडेंट क्लासेस ले रहे हैं उनको तो मैं साथ साथ करा रहा हूँ। बाकी ये है कि पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग क्योंकि मुझे डालने की इजाज़त नहीं है, और क्या कहते हैं इस पर यूट्यूब पे तो मैं एक सेपरेट सी वीडियो जो जो मैं लाइव क्लास में क्लियर करता जाऊंगा, जो जो वहाँ से पढ़ाता जाऊंगा, साथ साथ फिर ये है कि उसके लिए जो छोटा सा एक सप्लीमेंट उस टॉपिक का या उस चैप्टर का होगा उसको मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा साथ साथ। तो ये है कि चैप्टर 19 वहाँ कंप्लीट हुआ है, तो 20 तकरीबन हमने शुरू कर लिया हुआ है। कल 20 भी हो गया था। अगर आप में से कोई ने किसी ने ट्रायल क्लासेस लिया तो उन्हें आइडिया होगा। बाकी ये है कि जो क्लासेस नहीं ले रहे तो उनके लिए क्या कहते हैं, मैं आज जो चैप्टर 19 के अंदर एडिशन हुई थी 2019 में सेक्शन 43 ऐड हुआ था, उसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं और उसका बता देते हैं। बाकी ये है कि अगर आप में से कोई लाइव क्लास लेना चाहता है और या ट्रायल क्लासेस जो हैं वो देखना चाहता है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, वहाँ पे रिकॉर्डिंग उसको मिल जाएगी और वो ट्रायल क्लासेस भी ले सकता है। अगर लाइव क्लास में एनरोलमेंट करानी तो वैसे करा सकता है। और आज 22 को लास्ट क्लास होनी है ट्रायल की, इसके बाद फिर ट्रायल क्लासेस बंद हो जाएंगी। तो चलते हैं आज का देखते हैं एग्जाम सप्लीमेंट। एग्जाम सप्लीमेंट में जो जो एडिशन हुई है, जिस जिस चैप्टर में एडिशन हुई है, कंपनी लॉ में या बिजनेस लॉ के पोर्शन में, जो कंपनी लॉ में जहाँ कहीं भी हम उसको थोड़ा थोड़ा सा देखते जाते हैं और फिर यह है कि उसको अंडरस्टैंड भी करते हैं और साथ में अपने नोट्स के पॉइंट भी बना लेते हैं उसको और देखते हैं कि उसका क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है। तो आज हम देखेंगे सिर्फ सेक्शन 43 चैप्टर 19 कंपनी का। कंपनी में क्या एडिशन हुई है, यहाँ पे एडिशन हुई है इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखें कि जब हम पहले पढ़ते थे सप्लीमेंट आने से पहले तो हमें क्वेश्चन आता था कि भैया सेक्शन 42 के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी का या एक एनपीओ का अगर लाइसेंस कैंसिल हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या होगा। तो हम लिखते होते थे कि भैया जी वो क्या कहते हैं अपने नाम के साथ उसने गारंटी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड जो है, प्राइवेट नहीं सॉरी लिमिटेड कंपनी होती है सेक्शन 42 की कंपनी, तो प्राइवेट लिमिटेड हो ही नहीं सकती। लिहाजा गारंटी लिमिटेड का ना वर्ड ऐड कर देगा या लिमिटेड का वर्ड ऐड कर देंगे और ये होगा कि उनको तमाम प्रिविलेजेस वगैरह बंद हो जाएंगे। तो जब क्या कहते हैं सेक्शन 43 आया तो फिर अब उसका क्वेश्चन बड़ा हो गया, पहले वो क्वेश्चन नहीं बनता होता था, अब ये है कि वो पूरा 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि भैया लाइसेंस रिवोक होने की सूरत में कंपनी के जो एक कंपनी जो एनपीओ है जो सेक्शन 42 के अंदर रजिस्टर है उस पर क्या क्या इफेक्ट होना है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भैया एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 42, ठीक है, एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आप कुछ भी उसमें आ सकता है क्वेश्चन। तो आपने पहले क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपने लिखना है कि भैया कंपनी के नाम के साथ उसका जो वर्ड है गारंटी लिमिटेड या लिमिटेड वो ऐड हो जाएगा। दूसरे नंबर पे उसकी तमाम प्रिविलेजेस खत्म हो जाएंगी। तीसरे नंबर पे आपने फिर यहाँ से स्टार्ट करना है कि कहाँ ये भैया इस पॉइंट से कि द कंपनी शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट एनी रिकवरी ऑफ द मनी ऑन टू इट, कि कंपनी अपने तमाम काम रोक देगी। काम से मुराद क्या है, उसका कोई बिजनेस है, कारोबार कर रही है, उसके एक हम एग्जांपल लेते हैं कि एक क्लब है, एक टेनिस क्लब है या एक गोल्फ क्लब है, उसके अंदर उनकी छोटी सी कैंटीन होती है, वो काम रोक दिया जाएगा, खेलना रोक दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, जो कंपनी जो है वो कहीं पे से भी अपनी जो डोनेशन है वो इकट्ठी भी नहीं करेगी और उसके लिए क्या कहते हैं मार्केटिंग वगैरह भी नहीं करेगी। तो कंपनी डोनेशन लेना भी बंद कर दी। तीसरे नंबर पे क्या होगा, जब ये दो काम करने के बाद कंपनी क्या करेगी, कंपनी अपने तमाम एसेट जो हैं उनको बेचेगी। बेचने के बाद क्या करेगी, जो अपनी लाइबिलिटी वगैरह है, या बेचेगी भी नहीं तो अपने एसेट से अपनी लाइबिलिटीज अपने कर्जे वो सारे उतार देगी, ठीक है। तीसरे नंबर पे जब उसने स्पेसिफाइड मैनर, हमारे पास क्या कहते हैं इसमें सिलेबस में स्पेसिफाइड मैनर नहीं इंक्लूड, तो बहुत अच्छी बात है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और उसके बाद क्या कहता है कि तमाम कर्जे और लाइबिलिटी उतारने के बाद कंपनी क्या करेगी, जो उसके एसेट एक्स्ट्रा बच जाएंगे तो वो किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर देगा। वो दूसरी कंपनी कौन सी होनी चाहिए, वो कंपनी भी सेक्शन 42 के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए और उसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी सिमिलर होनी चाहिए इस पहली कंपनी के जिसका लाइसेंस कैंसिल हो गया है। कितने दिन के अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर। कहां से शुरू होंगे 90 डेज, जिस दिन ये लाइसेंस कमीशन रिवोक कर देगा, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा इस बात का कि कंपनी जो होती हैं
कुछ कंपनीज होती हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, जिस तरह के हम कह सकते हैं बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, मुदारबा कंपनीज होती हैं। इसी तरह एनपीओ भी उन्हीं में आती हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। तो लिहाजा पहले कंपनी सबसे क्या काम करेगी, सबसे पहला काम करेगी कंपनी अपने तमाम कारोबार रोक देगी। दूसरे नंबर पे क्या करेगी, वो डोनेशन लेना बंद कर देगी। तीसरे नंबर पे क्या करेगी, तमाम कंपनी जो है अपने तमाम एसेट और लाइबिलिटीज जो है उनको उतार देगी। चौथे नंबर पे क्या करेगी, अगर कोई सरप्लस एसेट बच गए हैं तो वो किसी भी दूसरी कंपनी को जो कि सेक्शन 42 के अंदर रजिस्टर हो और उसके ऑब्जेक्ट भी सिमिलर हो, उसको ट्रांसफर कर देगी 90 दिन के अंदर अंदर, जब से ये कमीशन का नोटिस आया होगा। हाउएवर कंपनी में रिटेन रिजनेबल, हाँ थोड़ी बहुत अमाउंट जो है वो कंपनी अपने हाथों में रख सकती है, सारे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और वो अमाउंट इतनी होनी चाहिए जो उसके वाइंडिंग अप के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए जरूरी हो। अब जाहिर बात है वाइंडिंग अप में खर्चा होता है, आपको क्या कहते हैं अपने अकाउंट्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं, आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, आपको क्या कहते हैं अकाउंटेंट रखने पड़ते हैं, लीगल पर्सन रखने पड़ते हैं, और कोर्ट में बाकायदा आपको अप्लाई करना पड़ता है, वहां पे मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो अच्छा खासा खर्चा होता है। तो लिहाजा वो खर्चा जो है कंपनी अपने पास रख सकती है। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। और उसके बाद चलते हैं आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द अबव 3 रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी 3 रिक्वायरमेंट, बिजनेस बंद, डोनेशन बंद, तमाम कर्जे उतार दिए, एसेट दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए। अब उसके बाद क्या होना है, बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल file a report to registrar containing specified information and document within 15 days from the date of such compliance। कंपनी क्या करेगी, जिस दिन, अब ये था कि ये वाली कंडीशन जो है 90 दिन के अंदर अंदर पूरी करनी है। जिस दिन भी ये कंडीशन पूरी हो गई, मतलब कि 80 दिन के बाद हो गई है या 50वें दिन पे ये कंडीशन पूरी हो गई है, तो उसके बाद फिर 15 दिन होंगे कंपनी के पास कि वो रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट बना के दे। किस बात की रिपोर्ट बना के दे कि भाई उसने कैसे कैसे ऊपर वाली जो कंडीशन है उनको मीट किया है, मतलब किस तरीके से उसने बिजनेस लेना बंद कर दिया है, फिर किस तरीके से उसने डोनेशन लेना बंद किया, और कैसे उसने अपने कर्जे उतारे हैं, और कितने उसने एसेट ट्रांसफर कर दिए दूसरे कंपनी को। तो ये 15 दिन कब से कैलकुलेट होंगे, जब से ये 3 कंडीशन मीट हो जाएंगी। इन 3 कंडीशन को कितने दिनों में मीट करना है, 90 डेज में। इसका और 90 डेज का कोई लेना देना नहीं है आपस में। तो जिस दिन ये कंडीशन मीट हो जाएंगी, 90 डेज से पहले भी हो जाती है, तो उसके बाद 15 दिन होंगे कंपनी के पास, उसके मैनेजमेंट के पास, कि वो रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट फाइल कर दे कि हमने किस तरह ये वाले ऊपर वाले मैटर जो है उनको कंप्लाई किया है। जब ये रिपोर्ट फाइल कर दी जाए तो उसके बाद बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग विद 30 डेज ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट। जब ये 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अंदर जिस दिन ये रिपोर्ट फाइल की जाएगी, उसके बाद रजिस्ट्रार जो होगा इसको वेरीफाई करेगा, एग्जामिन करेगा, और उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस का लेटर भेजेगा वो कंपनी को। जिस दिन एक्सेप्टेंस का लेटर कंपनी को मिल जाएगा, उसके बाद कंपनी के पास 30 दिन होंगे कि भैया वो ये वाले 2 काम करना शुरू कर दे। क्या, या तो वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर दे। अब वाइंडिंग अप जो होती है, जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे, आप इसको पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ में, कि वाइंडिंग अप जो होती है वो कोर्ट के थ्रू होती है, मतलब उसके लिए आपको कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है, सारा कुछ होता है। तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, एनपीओ की कंपनी के लिए 2 ऑप्शन है। अगर उसके पास जो थे क्या कहते हैं लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई, एसेट्स कम हो गए, तो अब क्या करेगी कंपनी, तो कोर्ट में वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई करेगी। लेकिन अब कंपनी के ना तो कोई एसेट्स है ना लाइबिलिटीज है, मतलब वाइंडिंग अप कब होनी है, जब उसके एसेट और लाइबिलिटीज में से कोई एक चीज बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसका कोई एसेट नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है, जीरो पे खड़े हैं, तो फिर कंपनी वाइंडिंग अप के लिए नहीं करेगी, फिर वो जस्ट रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन दे देगी कि मेरा नाम कंपनी के रजिस्टर में से निकाल दिया जाए। कितने दिन के अंदर अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर इन दोनों में से कोई एक काम करना होगा उसे। 30 दिन कहाँ से शुरू होंगे, जिस दिन रजिस्ट्रार जो है इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेगा। ये रिपोर्ट कितने दिन के अंदर देनी है, 15 दिन के अंदर देनी है। ये 15 दिन कहाँ से शुरू होंगे, जिस दिन ये ऊपर वाली 3 कंडीशन जो है वो मीट हो जाएंगे। ऊपर वाली 3 कंडीशन कितने दिनों के अंदर मीट करनी है, 90 डेज के अंदर मीट करनी है। आगे चलते हैं। इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द अबव सेक्शन, के भैया ऊपर वालों में से कोई भी जो कंपनी है किसी भी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए फेल हो जाती है, मतलब क्या है, 90 डेज के अंदर एसेट ट्रांसफर नहीं कर पाती, या ये हो सकता है कि 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट नहीं करती, या 30 डेज के अंदर वाइंडिंग के लिए अप्लाई नहीं करती, तो फिर कोर्ट क्या करेगी, कंप्लाई विद रिक्वायरमेंट कमीशन। तो कमीशन क्या करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर देगा, मतलब अपना एक बंदा जो है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर लगा देगा कि भाई तुम जाओ, इन्होंने कुछ नहीं करना, ये नहले हैं, इनके ऊपर बैठे थे फिर बह रह जाएंगे, इन्हें दिला रहे थे कई मरे कुआरे, वही बात हो जानी है। तो लिहाजा तुम जाके इनके जो कंपनी के मामलात हैं उनको हैंडल करो, उनको सेल परचेज करो, बेचो, कर्जे उतारो, सारा कुछ करो, नेट एसेट लेके हमारे पास आओ, और वाइंडिंग अप का जो प्रोसीजर है उसको स्टार्ट कर दो। तो एडमिनिस्ट्रेटर आके आपके साथ ये काम करना शुरू कर देगा।
ये वाली प्रोविजन कुछ भी नहीं है, इसको निकाल सकते हैं आप। ये जो रेड किया हुआ है ये सारे का सारा आप निकाल सकते हैं, ये जस्ट एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे लिखा है कि भैया वेयर एनी एसेट ऑफ द कंपनी आर ट्रांसफर टू अनदर कंपनी, जब जिस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हुआ है उसने किसी दूसरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर करने हैं, तो जिस कंपनी को एसेट ट्रांसफर हुए हैं उसके अंदर पहली कंपनी का कोई भी अफसर, उसका कोई भी मेंबर या उनका कोई भी फैमिली मेंबर, इन ऑफिसर्स, फैमिली मेंबर या मेंबर्स, इनका कोई भी बंदा 5 साल तक उस कंपनी का ऑफिसर नहीं बन सकता जिस कंपनी को शेयर एसेट ट्रांसफर किए गए हैं। मतलब ए ने बी को एसेट ट्रांसफर किए हैं, तो ए का कोई भी मेंबर, डायरेक्टर या शेयर होल्डर या ऑफिसर और या उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई भी बी का ऑफिसर, मेंबर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर या उसका क्या कहते हैं कोई भी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। कितने अरसे तक? 5 साल तक। 5 साल स्टार्ट किस दिन से होंगे? जिस दिन एसेट ट्रांसफर होंगे उस दिन से क्या कहते हैं 5 साल की गिनती शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया? रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑन अ कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट 1972 अंडर सेक्शन 42 एज ए एनपीओ या एज ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ भी किस्म का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है? कंपनी जो है अपने नाम के साथ वर्ल्ड लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड लगा देगी। दूसरे नंबर पे उसकी तमाम प्रिविलेजेस बंद हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे उसने अपना कारोबार बंद कर देना है, तमाम काम बंद कर देगी। चौथे नंबर पे डोनेशन लेना बंद कर देगी। पांचवें नंबर पे अपने तमाम कर्जे उतारेगी। छठे नंबर पे जो सरप्लस एसेट होंगे वो किसी भी सिमिलर कंपनी जो होगी सेक्शन 42 के अंदर सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी उसको ट्रांसफर कर देगी। और ये सब कुछ उसने 90 दिन के अंदर अंदर करना है। 90 दिन कहाँ से शुरू होंगे? जिस दिन उसका लाइसेंस कैंसिल होगा। जब 90 दिन के अंदर किसी भी दिन अगर वो ये 3 रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है तो इनकी कंप्लायंस के बाद वो रजिस्ट्रार को एक रिपोर्ट भेजेगी। कब से? 15 दिन के अंदर अंदर। जिस दिन ये कंडीशन ऊपर वाली फॉलो होंगी, 3 रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगे, उसके 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन सेंड कर दी जाएगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रार रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद रजिस्ट्रार जो है उसकी अप्रूवल जो है वो कंपनी को सेंड करेगा। जिस दिन कंपनी को वो अप्रूवल मिलेगी उसके 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी ने वाइंडिंग अप के लिए अप्लाई कर देना है। वाइंडिंग अप के लिए कब अप्लाई करेगी? जब उसके एसेट या लाइबिलिटीज में से दोनों एक कोई ज्यादा हो। लेकिन अगर उसके एसेट और लाइबिलिटीज दोनों नील हैं तो फिर वो वाइंडिंग अप के केस में नहीं जाएगी और रजिस्ट्रार को जस्ट सिंपल एप्लीकेशन दे देगी कि भैया मेरा नाम स्ट्राइक ऑफ कर दो। अगर इन सब में से कंपनी कोई भी काम करने में फेल हो जाती है तो फिर कमीशन जो है एक एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर देगा कंपनी के ऊपर और वो उसकी वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट कर देगा। फिर एक नीचे एक्सप्लेनेशन है कि भैया कंपनी, जिस कंपनी को ऐसे ट्रांसफर होंगे उसके अंदर पहली कंपनी का कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर, ऑफिसर या डायरेक्टर या उनका कोई फैमिली मेंबर दूसरी कंपनी में ऑफिसर या डायरेक्टर नहीं हो सकता 5 साल तक। 5 साल स्टार्ट कब होंगे? जिस दिन एसेट ट्रांसफर होंगे। ठीक हो गया? तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इसमें कोई मसला क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि अगर किसी ने लाइव क्लासेस लेनी है क्योंकि उसमें टेस्ट सेशन वगैरह भी है तो हम सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें आने में टाइम लगेगी ज़रूरी। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप मुझे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हैं हाँ किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।